हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो बच्चों, काफ़ी ज़्यादा डिमांड था आप लोगों का कि सर रियल एनालिसिस पे कुछ और लेक्चर्स आप अपलोड कर दीजिए। तो फाइनली वेट इज़ ओवर और हम जो है आज से CSIR नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और टारगेट करते हुए जो है हम आज जो है रियल एनालिसिस का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आज जो है ये एक इंट्रोडक्शन का वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी है। ओके, सो सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि हम जो CSIR नेट है, गेट है और IIT जैम है, इन एग्ज़ाम्स को हम जो है टारगेट करते हुए चलेंगे। तो अगर यहाँ पर जो है मेन फोकस हमारा नेट का रहेगा, CSIR नेट का, मैथमेटिकल साइंसेस का। तो अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करूं, क्योंकि प्रीवियस में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी बना रखे हैं और आप लोगों ने इतना ज़्यादा उसमें प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोगों का काफ़ी बच्चों का जो है डिमांड भी आता है, कमेंट्स भी आते हैं, इवन कॉल भी आता है मेरे पास कि सर ये लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं आपके। तो सबसे पहले तो उसके लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है और प्यार दिया है, जिसके लिए आज मैं फिर से जो नया सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो CSIR नेट के एग्ज़ाम की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो आपको पता ही होगा, अगर आपको पता है तभी आप जो है यहाँ पर आए होंगे वीडियो में। तो देखिए, नेट एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूँ, रियल एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता है। इसके मैं मार्क्स वेटेज की बात करूँ, हर एक चीज़ को पहले डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन का है, तो इसमें हम बेसिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, है ना। और इसमें टॉपिक को भी कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। तो देखिए, अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करूँ तो ये यूनिट 1 में हमारा कवर करता है, यूनिट 1 में ये जो है इंक्लूड रहता है ना। पार्ट B एंड C में इसके बारे में पूछा जाता है बच्चों। अब देखो, पार्ट B और C कह रहे तो हो सकता है कि आप लोगों में से मोस्टली काफ़ी बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं एग्ज़ाम में, A, B एंड C। B एंड C विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। ओके, लाइक आप मैथमेटिकल साइंसेस की प्रिपरेशन कर रहे तो आपके जो मैथमेटिकल साइंसेस रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस B एंड C सेक्शन में पूछे जाएंगे। एंड द सेक्शन A विल बी कवर विद द हेल्प ऑफ जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होंगे, है ना, उससे जो है रिलेटेड होगा सेक्शन नंबर A। तो अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड भी मेरे से पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर आपके ये जो लेक्चर्स है वो बहुत अच्छे हैं, तो जनरल एप्टीट्यूड भी आप एक बार पढ़ा दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर इसको मेंशन करिएगा। मैं आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड का भी पूरा कोर्स करवा दूंगा CSIR नेट का, ठीक है ना। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड की मैं बात करूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ही दे रहा था आप लोगों को, जिसमें से B और C सेक्शन में से आपका जो ये रियल एनालिसिस वाला पार्ट है वो हमारे यूनिट 1 को कवर करता है, ठीक। रियल एनालिसिस और एक लीनियर अलजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। इसका मार्क्स वेटेज की मैं अगर बात करूँ, लास्ट ईयर जो इसका मार्क्स वेटेज गया था लास्ट एग्जाम में, तो वो 55 to 60 ये मार्क्स वेटेज हर बार का रहता है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रियल एनालिसिस मतलब यूनिट 1 अगर आपने अच्छे से कर लिया है ना, अगर यूनिट 1 आपने कर लिया है, देन यू कैन क्वालिफाई द CSIR नेट एग्जामिनेशन बहुत आसानी से, क्योंकि थोड़ा बहुत फोकस आपको पार्ट A पर भी करनी होंगी, क्योंकि इसमें से आप कहीं ना कहीं 30 नंबर गेन कर सकते हो। 30 आउट ऑफ 30 कहने का मतलब 30 में से आप गेन कर सकते हो। आपके अगर 15 नंबर भी आए ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐड होगा आपका। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है कि जनरल एप्टीट्यूड भी इसमें पूछा जाता है, ये बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो 55 से 60 नंबर का वेटेज रहता है और मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है रियल का यूनिट 1 का रहता है। मैं रियल एनालिसिस की पर्टिकुलर बात नहीं करूँगा, क्योंकि यूनिट 1 से ही सबसे ज़्यादा मार्क्स वेटेज दिया जाता है यूनिट 1 का, ठीक है। तो ये तो था बेसिक कि भैया क्या क्या इसमें जो रहता है। तो कभी अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए ना, वो भी एक बार आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर उसका जो कमेंट जिसका ज़्यादा होगा, है ना, जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं रियल एनालिसिस की। तो रियल एनालिसिस में देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सिलेबस की, कि बच्चों सिलेबस क्या होता है, इसका सिलेबस क्या क्या और हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। देखो, हमें पढ़ना है सबसे पहले रियल एनालिसिस में एलिमेंट्री सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं हमें, ठीक है। फाइनाइट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर सिस्टम एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। इसके काफ़ी सारे जो लेक्चर्स हैं ना, वो मेरे
प्रीवियस के जो रियल एनालिसिस का प्लेलिस्ट है ना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन किया है, ठीक है ना, और काफ़ी अच्छा वो लेक्चर्स है, मेहनत किया है मैंने काफ़ी आप लोगों के लिए उसमें, तो कहीं ना कहीं उसका आउटपुट भी आप लोगों की तरफ से मिलता है मुझे उसमें। कहीं पर भी अगर कोई भी इशू है, वैसे यहाँ तो मैं सारे के सारे चीज़ें कवर अप करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई टॉपिक छोड़ रहा हूँ या कुछ नहीं बता रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट इट, मैं बिल्कुल आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर देखना है तो वहाँ से भी आप लोग काफ़ी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। अगला आता है इसमें सीक्वेंसेस एंड सीरीज, कन्वर्जेंस, लिमिट सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ये भी एक टॉपिक है जो मैंने वहाँ पर भी डिस्कशन किया है। वल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम, हाइन-बोरेल थ्योरम, ठीक है, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, सारी चीज़ें हम बेसिक से अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसमें भी। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये एक टॉपिक है। रिमान सम्स एंड रिमान इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, मोनोटोनिक फंक्शन, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, लेविग मेजर, लेविग इंटीग्रल, functions of several variables, directional derivative, partial derivative, derivative as a linear transformation, inverse and implicit functions theorem। देखिए कितने अच्छे अच्छे टॉपिक दिया है। कहीं ना कहीं आपको इसमें आपने जो है जब आपने मास्टर्स किया होगा ना, MSc आपने किया होगा, तो उस टाइम कहीं ना कहीं ये टॉपिक से आपका जो है रूबरू ज़रूर हुआ होगा, और वही चीज़ आपको यहाँ भी पढ़ना है। बस तरीका क्या है कि हम यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल पे हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा नेट का एग्ज़ाम रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, क्योंकि इंट्रोडक्शन का वीडियो है, ठीक है। अच्छा, आगे है मैट्रिक स्पेस। आपको पता होगा मैट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टनेस, नॉन लीनियर स्पेसेस, स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस एज एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ टॉपिक है जो हम रियल एनालिसिस में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक। ये तो था सिलेबस का एक ओवरव्यू जो मैंने आप लोगों को दिया है। इवन आपको अगर लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम पढ़ना है ना बच्चों, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई हम डायरेक्टली लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम में पहुंच जा रहे हैं और वहाँ जा करके मैं लेक्चर देने लग जा रहा हूँ और बस आपको बता रहा हूँ कि ये करने है, नहीं, ठीक है ना, ये तरीका नहीं है। आपको लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फीमम, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको पढ़ने के लिए इसके बिहाइंड द टॉपिक आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि इसके पीछे के क्या टॉपिक्स हैं, वो भी आपको क्लियर कर। इट मीन मेरा मतलब यही है कि आपको बेसिक पर फोकस करनी है। अगर आपने बेसिक स्ट्रांग बना लिया ना कहीं से, तो आपका जो है जो लीनियर है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यही आज का जो टॉपिक है हमारा, जो है रियल एनालिसिस में जो बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे वो है, और वो हमारा सबसे पहला ही आता है एलिमेंट्री सेट थ्योरी। मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम जो है एलिमेंट्री सेट थ्योरी, सेट के बारे में आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो सकता है कि भाई ये तो 12th क्लास में पढ़ते हैं। जी हाँ, ये 12th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। मैं कोशिश मेरा यही रहेगा कि थोड़ा आप लोगों का रिवाइज हो जाए प्रीवियस का, अगर आप लोगों से टच से थोड़ा दूर है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इवन 12th क्लास में जब पढ़ते हैं तो उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होता है, कहीं से कहीं तक नहीं पता होता है, क्योंकि टीचर सिर्फ बोर्ड में लिखा देता है कि भैया सेट थ्योरी, सेट का डेफिनेशन लिखो, इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नो भैया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री सेट थ्योरी में सबसे पहला हमारा आता है सेट्स का डेफिनेशन, ठीक। व्हाट इज सेट, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। A set is a well-defined collection of distinct objects considered as an object in its own right. क्लियर है? देखो, a set is a well-defined collection of objects. यहां हमें समझनी पड़ेगी what is the well-defined. देखो, अगर मैं बात करूं collection of objects की, तो कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है? कोई वस्तु है। ऑब्जेक्ट क्या है? कोई वस्तु, कुछ भी हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑल लैपटॉप्स, कलेक्शन ऑफ ऑल मोबाइल फोन, ठीक है ना, या फिर मैं कलेक्शन ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये कलेक्शंस तो है ना, कलेक्शंस तो है। कलेक्शन ऑफ योर फ्रेंड, तो मैं देखो ये जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मैंने सारी चीज़ें नहीं बताया। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ ये है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँगा। जो यहाँ ऑब्जेक्ट्स की बात हम करते हैं,
इट मे बी लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये दो चीज़ें हैं। तो सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। यहाँ हम किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं सेट को, आप ऐसे समझ सकते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा, अभी कुछ एग्जांपल भी हम ऐसे लेंगे इसमें, जिससे कि आपको ये सेट का जो डेफिनेशन है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, है ना। तो अब देखो मैं कह रहा हूँ कि वेल डिफाइन का मतलब क्या है पता है, मैं एक सीधे शब्दों में आप लोगों को बताऊंगा वेल डिफाइन के बारे में। वेल डिफाइन का मतलब है कि भैया जो आंसर आपका है ना वो आंसर मेरा भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो आंसर आपका है वो आंसर मेरा भी होना चाहिए। अब कहोगे सर आंसर कैसा? मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करूं सिंपल सा, और क्वेश्चन मेरा ये है, मैं कहूंगा कि इंडिया के क्रिकेट टीम है ना, बेस्ट लिस्ट सेट ऑफ, ऐसा मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, और एग्जाम्पल ये है कि सेट ऑफ ऑल टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ टीम इंडिया। क्लियर है? सेट ऑफ ऑल टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ टीम इंडिया, है ना। तो देखो टॉप 5 यहां पर आ गया है। अब मैं आपसे, आपके दोस्त से, आपके तीसरे दोस्त से मैं क्वेश्चन करूंगा। आपके मान के चलिए आपके 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। अब मैं इससे कहूंगा कि भैया चलो बताओ इंडिया के टॉप 5 क्रिकेटर्स का नाम बताओ। तो भैया इसको जो जो नाम पता होगा ना, इसको जो जो लगेगा कि टॉप है भाई, बढ़िया खेलता है। देखो फैन फॉलोइंग अलग चीज़ होती है, ये सबका अलग अलग है कि भाई कोई विराट कोहली को पसंद करता है ना टॉप में, कोई MS धोनी को पसंद कर रहा है, कोई वीरेंद्र सहवाग को पसंद कर रहा है ना, कोई सचिन तेंदुलकर को पसंद कर रहा है। तो ये कुछ लिस्ट है। बी की मैं बात करूंगा कि भैया टॉप, वो कुछ और नाम बताए, कोई जरूरी नहीं है कि भैया ये भी विराट कोहली बताए, ये MS धोनी बताए, है ना, वीरेंद्र सहवाग बताए, सचिन तेंदुलकर बताए, कोई जरूरी नहीं है ये चीज़। मैं अगर टॉप की बात करूंगा तो ये चीज़ जरूरी नहीं है। ऐसे सी के साथ पूछूंगा तो सी के लिए कोई टॉप अलग होगा भाई, आपके तीसरे फ्रेंड के लिए वो टॉप खिलाड़ी कोई और होंगे, ऑब्वियसली बात है ना। तो मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूं कि जो आंसर मेरा है वो आंसर आपका भी होना चाहिए, वो आपके दूसरे फ्रेंड का भी होना चाहिए, तभी जाकर के वो सेट को मैं कह सकता हूं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि सेट ऑफ ऑल टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ टीम इंडिया, तो बच्चों ये सेट हमारा नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ टॉप 5 आ गया है, टॉप 5 आ गया है, ठीक है। ये टॉप 5 हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। मैं कहूँगा कि इंडियाज टॉप 5 राइटर्स, ठीक है ना। तो टॉप 5 राइटर्स के अगर मैं नेम की बात करूं तो टॉप 5 राइटर्स, देखो मेरे लिए 5 राइटर कोई अलग हो सकता है, आपके लिए कोई 5 राइटर अलग हो सकता है, समझ रहे इस चीज़ को। तो ये चीज़ वेल डिफाइन नहीं है। अब मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे और करूंगा, एंड द क्वेश्चन इज कि 5, ऐसे बता रहा हूं, अभी लिख के बताता हूं आपको, ठीक है ना। 5 सेट ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो, चलो ठीक है, सेट ऑफ 5 इवन इंटीजर्स ग्रेटर देन 10, सॉरी, या फिर लेस देन 10 कर लो, वो भी सही रहेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 10 तो थोड़ा सा ज़्यादा हमारे लिए हो जाएगा, इसको हम लेस देन लिख लेते हैं, है ना, लेस देन 10। तो
5 इवन इंटीजर, मैं कह रहा हूं कि एक इवन इंटीजर का सेट है, मान के चलिए ई, और इवन इंटीजर में हमारे प्लस माइनस का क्या हो सकता है, पहला हमारा इवन इंटीजर 2 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है प्लस माइनस 4 हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है प्लस माइनस 6 हो सकता है ना, चौथा क्या हो सकता है प्लस माइनस 8 हो सकता है ना, और 10 से छोटा बताया बच्चों, तो 10 से छोटा मतलब इतना ही होगा, जो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं जो दूंगा वो ही आपका ही होगा और वो किसी और पर्सन का भी होगा, बशर्ते कि आपको ये पता हो ना। आपको अगर इवन इंटीजर्स के बारे में नहीं पता है तो आप कहां से बताओगे। मैं भाई वही बात कर रहा हूं कि अगर इंटीजर्स के बारे में आपको पता है तो कहीं ना कहीं आपका आंसर, मेरा आंसर, इवन कोई अगर थर्ड होगा, पर थर्ड पर्सन भी होगा, फोर्थ पर्सन भी होगा, तो वो भी यही आंसर बताएगा, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं कह दूं कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ 5 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, तो 10 से छोटी इवन 5 इंटीजर्स का कलेक्शन हमें बताना है, तो बस यहाँ माइनस हट जाता, बाकी सब प्लस आ जाता। अब मैं यहाँ नेगेटिव बोल देता तो नेगेटिव आ जाता, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर्सन टू पर्सन जो है, जो कनेक्शन है ना, मतलब जो आंसर है वो वेरी नहीं कर रहा है, चेंजेस नहीं है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी चेंज, वेरिएबल नहीं है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो रुका हुआ है, भैया मैं जो बता रहा हूँ वो भी आपका वही आंसर है। लेकिन इसके प्रीवियस के क्वेश्चन में क्या था, जो आंसर आपका था वो आंसर मेरा नहीं था, क्योंकि मेरे लिए टॉप 5 कोई और था, तुम्हारे लिए कोई और था, उसके लिए कोई और था, ये था। तो ऐसे हम सेट को समझ सकते हैं कि जो सेट है, सेट में देखो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो बहुत आसान है। मैं अगर ऑब्जेक्ट्स ले लूँ तो कुछ भी ले सकता हूँ, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में से ऑब्जेक्ट को मैं कुछ भी ले सकता हूँ, इट डजंट मैटर कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है ना वेल डिफाइंड कलेक्शन की, तो वेल डिफाइंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको समझनी पड़ेगी कि वेल डिफाइंड क्या होता है। पर्सन टू पर्सन डजंट वेरी, है ना, आंसर शुड नॉट बी पर्सन टू पर्सन वेरी, ठीक है ना। आप वेरी नहीं करना चाहिए बच्चों, अगर वेरी कर गया तो भैया वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, और वो सेट भी हमारा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सेट जो है हमारा नहीं होगा। मतलब देखिए, देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग एक्सक्लूजन और इंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसके रिगार्डिंग आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट इसमें आना चाहिए और ये ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आना चाहिए। जैसे टॉप 5 वाला एग्जांपल लिया था ना, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपके लिए भी, आपके लिए टॉप 5 चुनना कंफ्यूजन है कि भाई इसमें कौन आएगा और कौन नहीं आएगा टॉप 5 की लिस्ट में। तीसरे पर्सन के लिए भी वही कंफ्यूजन था कि मैं 5 किसको चुनूं, 5 किसको चुनूं, है ना। ये कौन सा कंफ्यूजन बना, ये जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन जैसे ही मैंने इंटीजर्स के सेट की बात किया है ना, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 10, ठीक है ना, सॉरी लेस देन 10 का मैंने पूछा था, ग्रेटर देन 10 भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो मेरे लिए वही था, आपके लिए भी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं था कि उसमें क्या आएगा, 2 आना है तो 2 आना है, 4 आना है तो 4 आना ही है, 6 आना है तो 6 आना ही है, 8 आना है तो 8 आना ही है। तो ये कंफ्यूजन नहीं था, तभी वो वेल डिफाइंड था, क्लियर है। तो कुछ और भी एग्जाम्पल मैंने लिया है जो बेसिक सेट्स के एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको हम ऐसे n से डिनोट करते हैं, दैट इज द 1 2 3 4 ऑल काउंटिंग नंबर्स और कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, हम गिनते रहते हैं भैया 1 2 3 4, हम बच्चों के नंबर्स को काउंट करते हैं कि भाई 1 2 3 4 कितने स्टूडेंट्स हैं, भाई 10 स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी नंबर्स को हम काउंटिंग कर रहे हैं ना, वो हमारा नेचुरल नंबर में आता है, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। काउंटिंग इन द सेंस कि भैया मैं जो काउंट, भाई कभी हम ये तो नहीं कहते कि आज मैं अगर पूछ रहा हूँ कि भैया इस पर्टिकुलर कंपनी में कितने वर्कर्स है, क्या आप कभी ये कहोगे कि भैया -5 वर्कर्स है, नहीं कहोगे ना। या फिर जीरो तो चलो हम बिल्कुल नहीं आए तो वो एक अलग केस हो गया, मैं डिस्कशन करूंगा। तो आप हमेशा के लिए यही कहोगे ना, ये 1 वर्कर आया, 2 वर्कर आया, 3 वर्कर आया। अब -1 -2 -3 तो नहीं कहोगे ना। तो जो नंबर हम काउंट कर रहे हैं ना, वो हमारा नेचुरल नंबर्स होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग विद 0, क्लियर है। पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग विद 0 मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0, मतलब इस सेट को मैं ना ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली। अगर कंफ्यूजन ज्यादा है तो 0 इंक्लूड कर दो, ठीक है ना।
0 इंक्लूड कर दो। इसमें होल नंबर का एग्जांपल आई थिंक नहीं लिया गया है, मैं देख लेता हूँ। चलो पहले मैं आप लोगों को होल नंबर क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। एक सेट इसमें हमारा आता है बच्चों होल नंबर का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। होल नंबर को हम W से दिखाते हैं इन जनरल। तो होल नंबर्स में क्या आता है ना, जो नेचुरल नंबर है 0 और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे आ जाते हैं 3, 4, 5 है ना, एंड सो ऑन। अब मैं क्या करता हूँ, हमें देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। होल नंबर मैंने आपको बता दिया कि द नंबर नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0 इज कॉल्ड द होल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0 इज कॉल्ड द होल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दे रहा हूं तो वो होल नंबर बन जाएगा। अब आते हैं इंटीजर्स की। तो मैं इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो इंटीजर्स में हमारा z है, और z में हमारा क्या है भैया, 0 तो है ही है, प्लस माइनस का 1 भी है, प्लस माइनस का 2 भी है, प्लस माइनस का 3 भी है, एंड सो ऑन। आप देख पा रहे हो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव एंड 0 इज कॉल्ड द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। देखो 0 ना तो नेगेटिव है ना, और ना ही ये पॉजिटिव है। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है। 0 के लिए भैया मैं कुछ भी नहीं कह सकता। 0 जो है, ध्यान रखना है, ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट मानते हैं, क्योंकि वो नेचुरल नंबर के इक्वल हो जाता है। 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, जितनी -1, -2, -3 ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। देखो ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। इसको और भी कैटेगराइज कर सकते हैं, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, ठीक है ना। देखो कितनी सारी चीजें बता दी एक लाइन में। उसके बाद आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर द नंबर which is in the form a upon b, or we can write it p upon q where q does not equal to 0. why it does not equal to 0? अगर 0 हो गया बच्चों तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं, हटा देना, ठीक है। जितने भी a और b है ना, ये सारे के सारे किस में से आता है, जितने भी a और b है वो सारे के सारे हमारे इस z के सेट में से निकल के आता है। और b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, या फिर q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो p q है वो हमारे सारे के यहाँ p q आप लिख सकते हो, पी क्यू। यहाँ हमने ए बी करके लिख कर रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी लो या पी क्यू लो, बात एक ही है। अगर मैं ए बी ले रहा हूँ तो ए बी इस जेड के सेट में से आएगा, अगर मैं पी क्यू ले रहा हूँ तो मीनिंग सेम है, ठीक। अगला बात करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो इसमें कोई ऐसा पार्ट हमारा है नहीं, बता देता हूँ, कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं, z से डिनोट करते हैं, x प्लस आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं हम, वेयर i इज द i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो पार्ट इसमें है नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा ज़्यादा, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम में आपको बताऊंगा ज़रूर, और इवन इसका लेक्चर ही मैंने बना रखा है, आपको देखना है तो आप जा सकते हो, बहुत डीपली मैंने बता रखा है वहाँ पे, ठीक है। अगला बात करते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर में आपके क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7 है ना, जिसका 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक। एक खुद ही होता है, 1 होता है। सेट ऑफ वॉवेल्स, ये सारे एग्जांपल लिए हैं मैंने। सेट ऑफ वॉवेल्स क्या, A, E, I, O, U। सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। देखो अब ये सारी चीज़ें, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सेट ऑफ वॉवेल्स बताओ, है ना। सेट ऑफ वॉवेल्स क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है, ये क्वेश्चन है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। बिल्कुल है। मेरे से अगर पूछा जाता है कि भैया सेट ऑफ वॉवेल्स के बताओ, तो मैं बताऊंगा A, E, I, O, U। किसी चौथे पर्सन से पूछ रहा हूं कि भैया सेट ऑफ वॉवेल्स बताओ, तो भी कहेगा A, E, I, O, U। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भैया जितने भी 26 लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, उनमें से हम कौन से वॉवेल के अंदर रखे और कौन से वॉवेल के अंदर नहीं रखे, क्योंकि हमें, आपको ही पता है, मेरे को ही पता है कि भैया इसमें 5 ही आते हैं, A, E, I, O, U। दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सेम ये भी वेल डिफाइन है। देखो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं तो अगर जिसको सही सही पता होगा, सारे के सारे प्लैनेट्स के बारे में पता है, तो वो यही नाम बताएगा। आप किसी भी से पूछ लो, अगर आप 10 लोगों को खड़े कर रहे हो ना, 10 लोगों को जिनको बहुत नॉलेज है प्लैनेट्स के बारे में, सारे प्लैनेट्स के बारे में पता है,
तो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, है ना, यूरेनस, नेपच्यून, ये यही बताएगा। उसका सेट ऑफ बेसिक शेप्स में क्या आता है, सर्कल आता है, स्क्वायर आता है, ट्रायंगल आता है, रेक्टेंगल आता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास कलेक्शंस होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स के, तो वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। पेंटागॉन्स, हेक्सागॉन्स, ऑक्टागॉन्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। सेट ऑफ कलर्स, अब कलर्स के सेट में तो बहुत सारे वैसे हो सकता है इन जनरल, लेकिन जनरल यहाँ पर कुछ लिए रखा है इन्होंने, रेड, ब्लू, येलो, तो ये कुछ एग्जांपल्स था जो कि मैंने आपको बता दिया। होप कि इसके बाद सेट के डेफिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कहीं पर है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे मेंशन करें, है ना, उसमें ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिक्कत है, डाउट है कोई। अगर आपके पास भी क्वेश्चन ज़रूर उसमें लिखे, ठीक है ना, ताकि उन पर भी हम कभी डाउट सेशंस अगर आगे लेकर के आए तो उसमें, क्योंकि लाने हैं, जब हम नेट की सीरीज़ चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ हमें डाउट्स आएंगी और उसको हमें डिस्कशन भी करनी पड़ेगी। तो आप वो जो है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें अब आता है सेट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। डिस्क्राइबिंग सेट्स involves specifying their elements and any property that those elements may have. Here's a breakdown of how sets can be described। मतलब सेट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो सबसे पहला डिस्क्राइब का मेथड है लिस्टिंग द एलिमेंट्स। वन कॉमन वे टू डिस्क्राइब अ सेट इज बाय एक्सप्लिसिटली लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, है ना। ये करली ब्रैकेट्स हमारा ऐसे होता है और इसके अंदर ही हम सारे को डिनोट करते हैं। अभी इसके प्रीवियस में जस्ट आपने देखा होगा जो सेट्स है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर ही डिनोट किया गया था, ये करली ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम डिनोट करते हैं। तो ये करली ब्रैकेट से कुछ एग्जांपल है, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, तो 10 से छोटा इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 हो जाएंगे। ऐसे ही सेट ऑफ वॉवेल्स A, E, I, O, U हो जाएंगे। तो ये करली ब्रैकेट के अंदर आपको सेट को मेंशन करना है ना। उसके बाद जो आपका आता है यूजिंग सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, रोस्टर फॉर्म है ये, ठीक है। अगला है सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं नोटेशन। इन सम केसेस इट्स मोर कन्वीनियंट टू डिस्क्राइब द सेट्स यूजिंग सेट बिल्डर नोटेशन। दीज नोटेशन स्पेसिफाइज द प्रॉपर्टीज दैट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट मस्ट सेटिस्फाई। फॉर द एग्जाम्पल, लेट सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, है ना, इवन इंटीजर्स के सेट को देखो हम क्या करते हैं ना, इसमें लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर का मतलब है कि हम लैंग्वेज के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो जैसे x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर्स, मतलब इस जो ये जो सेट है आपका, ये वाला जो सेट है, इस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि इवन इंटीजर्स है। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स लेस देन 5 सच दैट x सच जो होंगे वो हमारे रियल नंबर्स में से होंगे, और जो x की वैल्यूज होंगी ना 0 और 5 के बीच में रहेंगे। ये इन्होंने डिफाइन कर रखा है। तो अगर इस सेट को मैं सेट रोस्टर फॉर्म में लिख दूँ, क्या आएगा, 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए एंड 5। तो ये हमारा जो है सेट बिल्डर नोटेशन है। आगे बात करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। सेट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाइक इक्वेशंस, है ना, सेट ऑफ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। अब देखो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ना x², चलो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे यहाँ पर बताता हूँ मैं। देखो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 1, तो मैं अगर x की बात करूँ तो वो क्या आएगा, प्लस माइनस का 1 आएगा। तो ये इसके क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, -1 और +1 एलिमेंट आ रहे हैं। ये क्या था, ये जो है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है जिसके हेल्प से हम सेट को डिनोट कर रहे हैं ना। सेट ऑफ पॉइंट ऑफ द xy प्लेन दैट सेटिस्फाई x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो जितने भी ये सर्कल है 0,0 से जाने वाली, जिसका रेडियस यूनिट रेडियस है, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे x और y के वो हमारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था हमारा। होप कि क्लियर हो गया है आपको ये सारी चीज़ें। कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि आई थिंक आपको पता भी होगा, तो थोड़ा सा आपको बोरिंग सा भी लग सकता है इस लेक्चर में, बट कोई बात नहीं, बेसिक आप क्लियर करके चलेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी
हेल्प होगा आगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आज इसमें आपका एक आता है नल सेट। ठीक है, तो नल सेट की अगर मैं बात करूं तो नल सेट में क्या क्या आ रहा है देखिए। नल सेट ऑल्सो नोन एज द एम्पटी सेट, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पटी सेट भी हम बोलते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जिसकी कार्डिनलिटी 0 होती है। अभी आगे डिस्कशन भी करूंगा मैं कार्डिनलिटीज के बारे में। इज अ सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा कंटेन नहीं करता है। ठीक है, और इसको हम जो है डिनोट कर सकते हैं सिंबल किससे, फाई से, फी भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जनरल ऐसे ब्रैकेट से भी हम डिनोट करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेट्स का प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं देखो, हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। इट इज अ यूनिक सेट मीनिंग देयर इज ओनली वन एम्पटी सेट। ठीक है ना, ये यूनिक सेट है, देयर इज ओनली वन एम्पटी सेट, एक ही होगा। इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब जितने भी सेट्स होते हैं ना उनके सबसेट्स होते हैं। अभी सबसेट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, आपको पता भी होगा, है ना। सेट इंक्लूडिंग इटसेल्फ, ठीक है ना, ये हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है ना, इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हर एक पॉइंट का जो है क्या होता है, सबसेट होता है। इट्स कार्डिनलिटी इज 0। बेसिकली कार्डिनलिटी की अगर मैं बात करूं तो कार्डिनलिटी क्या होता है कि कोई भी सेट है और उस सेट का मतलब उस सेट का कितने एलिमेंट्स, मतलब सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो ये कार्डिनलिटी होती है। वैसे कार्डिनलिटी भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे मैं बताऊंगा जब हम जो है कुछ टॉपिक हम आगे और भी कवर करेंगे, है ना, जिससे मैं सेट के बारे में, आप इस कार्डिनलिटी के बारे में बताऊंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में जब पढ़ेंगे ना तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है ना, ट्रांसफाइनाइट नंबर्स होते हैं, उसमें भी बात करूंगा मैं सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल याद है। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 2 इज द नल सेट। चलो समझते हैं। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 2, ठीक है ना, 2 से छोटी प्राइम नंबर्स के सेट। अब आपको भैया पता है कि 2 से छोटी प्राइम नंबर तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं आएगा इस ब्रैकेट के अंदर, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये फाई है, सबसे छोटा तो 2 ही है, 2 से छोटा और क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इस इक्वेशन का क्या कोई सॉल्यूशन है, क्या कोई सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इसको मतलब क्या। अब मैं पूछूंगा कि x का ऐसा वैल्यू रखो जिससे ये इक्वेशन 0 हो जाए। चलो बताओ आप लोग। देखो x का कोई ऐसा वैल्यू आपके पास नहीं है, नहीं निकाल सकता x का कोई ऐसा वैल्यू जिससे कि जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाए। ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छी तरह से समझाया, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स में अगर आपको इसका आंसर चाहिए ना, आप कॉम्प्लेक्स के लेक्चर्स को अटेंड करो, तभी जा करके इसका आंसर मिलेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसमें रियल में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है ऐसे ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस पर जो है इसका कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है। अगर हम रियल पे बात करेंगे, रियल में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा आपको। और कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट ही यहीं से हुआ है ना, यही प्रॉब्लम ही कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट किया है, तो ये भी हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया है कि जो नल सेट है वो हमारा क्या है। ठीक है, चलो अगला हम बात करते हैं सबसेट, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के सामने। सबसेट इज अ सेट whose elements are all contained within another set. In other words, if every element of a set A is also an element of set B, then A is a subset of B, denoted as A is a subset. A is a subset of B. मतलब A का जितना भी एलिमेंट है ना वो B में है, A के जितने भी एलिमेंट्स है वो B में है, तो जा करके उसको हम क्या बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं। ठीक है, चलो सबसेट में हम बहुत अच्छी चीज़ें अभी और भी डिस्कशन करेंगे। फॉर्मली फॉर एवरी एलिमेंट्स x इन A, x मस्ट बी ऑल्सो इन B। अगर मैं सबसेट की बात करूँ ना, तो देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक सेट मेरे पास A है जो कि 1 है, 2 है, 3 है, और मैं एक सेट ले रहा हूँ B जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आप देख सकते हो कि भैया A के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना
वो हमारे किस में है, बी के अंदर है। तो मतलब ए क्या हो जाएगा, ए हम यहाँ पर कह सकते हैं, ए को हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक चीज़ें मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। Here are some key points about subsets. Subsets में एक proper set सबसेट होता है। A subset that is not equal to the set itself is called a proper subset. If A is a subset of B but not equal to B, it's denoted by A is a subset of B. Proper subset, देखो ये तो हमारा सबसेट है बच्चों, ये सबसेट है, लेकिन मैं अगर इक्वल टू का साइन हटा दूँ ना तो ये प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। समझ में आया? ये तो उसलिए डिनोट करते हैं जैसे हर जो सेट होता है ना वो अपना सबसेट ज़रूर होता है। जैसे मैं ए की बात कर रहा हूँ, ए में हमारे पास क्या है, 1 2 3, ए इज अ सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ, ए इज अ सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ। इसको मैं इसलिए इसीलिए, लेकिन मैं अगर प्रॉपर सबसेट की बात करूँ तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट है बच्चों, ये प्रॉपर सबसेट ही है हमारा, कि इसमें जो हमारे अ सबसेट दैट इज नॉट इक्वल टू द सेट इटसेल्फ इन इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट, है ना। एक इसका मतलब इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए तो बी का सबसेट तो है देखो, लेकिन ए बी की इक्वल तो नहीं है ना, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। एक सुपर सेट भी होता है, सुपर सेट में क्या होता है ना बच्चों, देखो ऐसा हो जाता है बी, तो ये है हमारा सुपर सेट। ए इज अ सुपर सेट, सॉरी बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ये सभी हम इसको कह सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दिया है। अब जो है ना इसमें मैं वो पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था जो कि इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट क्या है, चलो बात करते हैं अभी इम्पोर्टेंट। देखो इम्पोर्टेंट ये था कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया था, नंबर्स के सेट के बारे में। सबसे पहले तो हमारा आता है नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर जो है सबसेट होगा किसका, होल नंबर्स का, और होल नंबर जो सबसेट होगा वो किसका सबसेट होगा, इंटीजर्स के सबसेट होंगे, ठीक है ना। और जो इंटीजर्स है वो किसका सबसेट होगा, वो जो है रैशनल नंबर्स के सबसेट होंगे। और जो रैशनल नंबर है ना वो हमारा जो है किसका सबसेट है, आर का सबसेट। और आर का भी, आर का जो सबसेट है ना वो भी है क्या, इरेशनल नंबर भी हमारा आर का सबसेट है, ध्यान रखना, है ना। और जो आर है ना वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो ये सबसेट्स का सबसे बढ़िया है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। हम उसको वेन डायग्राम के हेल्प से भी समझ सकते हैं। मान के चलिए रियल नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर है। फिर उसके बाद हमारा आता है क्या, उसके बाद हमारा आता है रेशनल और इरेशनल नंबर। इरेशनल है, फिर इरेशनल नंबर है, ठीक है। फिर हमारा उसके बाद आ जाता है इंटीजर्स आ जाता है। फिर इंटीजर्स के अंदर हमारा जो है होल नंबर्स आ जाते हैं। होल नंबर्स के अंदर हमारा क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर्स आ जाता है। देख रहे हो एकदम छोटा है, फिर वो कंटेन कर रहा है उसमें, फिर वो कंटेन कर रहा है, फिर वो कंटेन कर रहा है, ऐसे करके जो है वो एक दूसरे को कंटेन कर रहा है। मतलब रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जो सबको कंटेन करके रखता है। मतलब नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, रेशनल है, इरेशनल है, सारे के सारे नंबर्स उसमें। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर हो जाता है जो कि दुनिया में जितनी भी नंबर्स बनी हुई है उन सबको कंटेन करता है। कॉम्प्लेक्स का पार्ट है ही नहीं, मैंने पहले बता दिया, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। लेक्चर उसका भी बना हुआ है, तो आप लोग उसको वैसे ही देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे वैसे नहीं तो हम डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे उस पर, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। कोई स्लाइड छूट तो नहीं रहा है, एक बार देख लेता हूँ। सबसेट हो गया। सबसेट के बाद आता है हमारा कंपैरेबल सेट, ठीक है ना। कंपैरेबल सेट भी देखो काफ़ी आसान है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कंपैरेबल सेट आर सेट दैट कैन बी कंपेयर्ड इट इन टर्म्स ऑफ देयर साइजेस। मतलब देखो सेट के जो साइज है ना उस साइज के अकॉर्डिंग हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अभी बताऊंगा साइज का मतलब क्या हो रहा है। और मोर फॉर्मली देयर कोऑर्डिनेट्स इन सेट थ्योरी, टू सेट्स ए बी आर कंसिडर्ड कंपेरेबल इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। देखो ए जो है सेट बी का सबसेट हो तो हम कंपेरेबल कह सकते हैं। सेट B इज अ सबसेट ऑफ A, अगर B जो है A का सबसेट हो तो जा करके हम उसको क्या कह सकते हैं, कंपेरेबल कह सकते हैं। B इज ए कंपेरेबल ऑफ A, है ना। इन अदर वर्ड, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B,
और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सबसेट का ही डेफिनेशन है ये, कुछ नहीं है, खाली सबसेट का डेफिनेशन यहाँ बता रखा है बस, और कुछ नहीं है। अगर सबसेट है ना बच्चों तो कंपेरेबल सेट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्या है? अगर सबसेट है तो वो कंपेरेबल हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ हमें थोड़ा समझना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है 1 2 है और इसमें बी 1 2 3 है, इन दिस केस ए जो है सबसेट है बी का, इसमें जो है ए बी है और इसमें ए बी सी है, तो सिमिलरली जो है ये सी जो है सबसेट हो जाएगा किसका? डी का। सो दिस सेट्स आर ऑल्सो कंपेरेबल। तो ये जो दोनों सेट्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? कंपेरेबल सेट्स हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक पर हम बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहिए हमें, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। और रसल पैराडॉक्स के बारे में अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा आपके साथ, वैसे मैं थोड़ा सा फॉर्मली आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है? डीपली इसका अगर प्रूफ वगैरह चाहिए ना तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए, रसल पैराडॉक्स क्या है? रसल पैराडॉक्स इज अ फेमस लॉजिकल पैराडॉक्स है, डिस्कवर्ड बाय द फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बर्ट्रैंड रसल्स इन 1901. It arises within the set theory, especially in attempts to define the set using certain logical properties. कुछ logical properties को define करने के लिए देखो ये रसल्स पैराडॉक्स बनाया गया था। The paradox can be described as follows. Consider set R defined as follows. तो R एक सेट है ना। रसल पैराडॉक्स का क्या सिस्टम है बता रहा हूँ, देखो थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देता है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। रसल पैराडॉक्स ये कहता है कि R एक सेट है और उस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे, x वो होंगे, इज सेट x क्या है? वो एक सेट होगा एंड x जो है x में बिलोंग नहीं करेगा। ये बड़ा ही कंट्राडिक्टरी चीज है ये, ठीक है ना? इन प्लेन लैंग्वेज में अगर बात करो, R इज द सेट ऑफ ऑल सेट्स दैट डू नॉट कंटेन देमसेल्फ एज एलिमेंट, ठीक है ना? R इज अ सेट ऑफ ऑल सेट्स, R उन सारे के सारे सेट्स का एक सेट होगा दैट डू नॉट कंटेन देमसेल्फ एज एलिमेंट, जो कि खुद में जो है एक एलिमेंट के तौर पर कंटेन नहीं करेगा। तो यही चीज़ ये कह रहा है पैराडॉक्स, ठीक है? आप देख सकते हो, आगे अगर पढ़ना है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका अलग से एक्सप्लेनेशन चाहिए ना तो मैं आपको वो कर दूंगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं ऑपरेशंस ऑफ द सेट्स। ऑपरेशन ऑफ द सेट्स में क्या आता है? एक आता है हमारा यूनियन। यूनियन के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा कि भैया अगर एक सेट हमारे पास ए है ना, मैं यहाँ पर ले भी लेता हूँ एग्जांपल, 1 2 3 है, और एक सेट हमारे पास बी है, 3 4 5 है, तो बच्चों ए यूनियन बी को हम ए यूनियन बी ऐसे दिखाते हैं, और इसके जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो सारे के सारे यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे, 1 2 3, बशर्ते रिपीटेड एलिमेंट्स को एक बार ही हम लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो ये ए यूनियन बी हमारा आ गया, ठीक है? ऐसे इंटरसेक्शंस की बात करें तो इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या आता है भैया? ए में भी जो है वो एलिमेंट्स आएंगे एक्स के जो ए में भी है और वो बी में भी है, सिर्फ वही आएंगे। लेकिन यूनियन में क्या था? इस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब ए के साथ साथ बी में भी है, लेकिन रिपीट अगर कर रहा है तो बच्चों वो एक ही बार आएगा, वो बार बार रिपीट नहीं होगा। जैसे इसमें क्या था, 3 आ रहा था, इसमें भी 3 आ रहा था, लेकिन हमने 3 को क्या किया, एक ही बार लिखा है ना, तो रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट रिपीट हो रहा है? देखो 3 हमारा जो है कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इस सेट में हमारा एक ही एलिमेंट आएगा जो कि ए में और बी में है, दोनों साथ में वही एलिमेंट आएंगे। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस को मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी is the set containing all elements that are in A but not in B. फॉर्मली A माइनस B को हम अगर लिखना चाहे, A के वो एलिमेंट्स लिखना है जो कि B में हमारा नहीं है, ठीक है? A माइनस B हमारा क्या हो जाएगा? देखो बताता हूँ मैं ऐसे, ठीक है? यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ उसको। ए माइनस बी का मतलब ये हो गया, ए माइनस बी का मतलब ये हो गया, ए के वो एलिमेंट्स लिखना है जो बी में नहीं हो, ए का वो एलिमेंट लिखो जो बी में नहीं है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लूँ ना तो कहीं ना कहीं इसके एलिमेंट्स को आ ही नहीं रहे। ए के वो एलिमेंट लिखो जो बी में नहीं है, ठीक है ना? तो 1 2 3 तो इसमें है, 3 4 5 इसमें है, तो ए के वो एलिमेंट ही आएंगे जो बी में नहीं है,
तो 1 2 इसमें नहीं है बी में, तो 1 2 आ जाएगा। ये था हमारा, वही तो कह रहा है कि ए के एलिमेंट्स लिखना है लेकिन बी के एलिमेंट्स नहीं लिखना है, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, वो यूनिवर्सल सेट वाला एक थोड़ा सा हमें समझनी पड़ेगी। इसको हम ए डैश से दिखाते हैं और ए कंप्लीमेंट से दिखा सकते हैं। द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिवर्सल सेट। ध्यान रखना, कंप्लीमेंट ऑफ सेट अगर हम निकालते हैं ना तो वो यूनिवर्सल सेट के हेल्प से निकालते हैं। अगर ये एक यूनिवर्सल सेट है मान के चलिए, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीमेंट ए जो है इसमें से ये वाला पार्ट जो है ना हमारा निकल जाएगा। तो अगर ये ए है ये वाला, तो u माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। u के वो एलिमेंट जो a के अंदर नहीं है, ठीक है ना, u के वो एलिमेंट्स लिखना है जो a के अंदर हमारा नहीं है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना वो हमारा हट जाएगा। अब मान के चलो मैं एक कागज का टुकड़ा ले रहा हूँ, ध्यान से समझना, एक कागज का टुकड़ा ले लिया। अभी जो कागज का टुकड़ा है ना उसको हर एक पॉइंट जो है क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। मैं बना देता हूँ यहाँ, कागज है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, छोटे पार्टिकल्स होंगे, ये दिख रहा होगा आपको। अब इनमें ना वो पार्टिकल्स होंगे, इनमें वो पार्टिकल्स आएंगे, देखो इसके अंदर से हमें वो पार्टिकल को हटा देने हैं, ये इसके अंदर के वो पार्टिकल्स को हमें क्या करना है, हटा देने हैं, ठीक है ना। ये वाले, ये अगर मैं इसको मैं यहाँ काट दूँ, मान के चलिए हमारे पास एक कागज़ का टुकड़ा है, स्क्वायर एक कागज़ का टुकड़ा है, A4 साइज़ का एक शीट है, और उस शीट के अंदर से मैं बीच में से एक जो है होल कर देता, सर्कुलर जो होल कर देता हूँ। तो सर्कल जो निकल गया ना वही हमारा सारा क्या हो गया, माइनस का हो गया। मतलब U के अंदर के वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो A के अंदर नहीं हो, तो A के अंदर नहीं हो तो वो हमारे सारे इधर के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैं तो वैसे आगे डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जो कि ए बी के फॉर्म में होते हैं, वेयर ए इज अ फॉर्म सेट फ्रॉम सेट ए एंड बी फ्रॉम सेट बी। फॉर्मली हम उसको ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आता है। जहाँ ए है वो इस वाले ए से आता है, जो बी है वो इस वाले बी से आता है, यही कह रहा है। पावर सेट क्या होता है, the power set of a set A is the set of all subsets of A including the empty set and A itself formally। इसको हम डिनोट करते हैं, कर दूंगा डिस्कशन में आगे, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं आगे भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। चलिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात मैं अगर करूं तो दो सेट्स के सिमेट्रिक डिफरेंस पर अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ्टन डिनोटेड बाय द ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, उसको हम ऐसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन आइदर ऑफ द सेट बट नॉट इन बोथ, है ना, सेट के हो लेकिन दोनों में ना हो। इन अदर वर्ड इट्स द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन आइदर ए और बी बट नॉट इन बोथ, या तो ए के हो या तो बी के हो, बट दोनों कॉमन वाले में नहीं होना, ठीक है ना। तो वो चीज़ है ये। अच्छा, फॉर्मली द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज गिवन बाय, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा होता है, ठीक है। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो होता है वो ए माइनस बी होता है यूनियन बी माइनस ए होता है। एक हमने वेन डायग्राम भी लिया है और इस वेन डायग्राम के हेल्प से भी समझेंगे, विद एग्जांपल भी समझेंगे। चलो पहले एग्जांपल पर बात करते हैं। एक सेट हमने लिया है जो है 2 3 1 2 3 है, और बी एक सेट है जो कि 3 4 5 है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ए यूनियन बी निकालनी पड़ेगी। निकाल लो भैया ए यूनियन बी। ए क्या है हमारे पास, ये ए यूनियन बी। यूनियन के लिए मैंने क्या बताया था कि भाई सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, रिपीटेड विल बी इंक्लूड वंस, है ना, एट अ टाइम। तो 1 2 3 है, 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन निकालो, कॉमन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा कॉमन, इंटरसेक्शन आ गया। द सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए यूनियन बी के वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। अब ये कहोगे सर ये क्या बात कर दी आपने, वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। देखो, ए यूनियन बी के वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है।
तो क्या क्या नहीं है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 3 में नहीं होना चाहिए ना, 3 है इसलिए इसमें हमने 3 इंक्लूड नहीं किया। ए यूनियन बी के वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, जो है वो नहीं लिखना हमें। तो देखो ये आ जाएगा। अब यहाँ वेन डायग्राम से समझो यार, बहुत ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया है, यहाँ वेन डायग्राम लिया, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है, उसके अंदर हमने क्या किया है, एक ए सेट लिया है जो कि ये सर्कल आप देख रहे हो, ये ए सेट का है। एक बी सेट लिया है जो कि आप ये सर्कल देख रहे हो, ठीक है, ये वाली सर्कल है। अब जो है ना, जो ए वाला जो है, जो ए है, देखो यहाँ ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से हम ले लेते ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा, दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ से ले लेता हूँ मैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर से, तो ज़्यादा थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। देखो ए में क्या क्या एलिमेंट्स है हमारे, ए में जो है 1 है, 2 है एंड 3 है। और बी में क्या क्या एलिमेंट्स है, जो कि 3 है, 4 है एंड 5 है। अब देखो इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो 3 है ना वो हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। ये वाला 3 यहाँ से हट जाएगा और ये वाला 3 यहाँ से हट जाएगा। ये 3 हम कहाँ लिख सकते हैं, ये 3 जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 आ जाएगा। 3 किस में आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और 3 इस वाले में भी आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो क्या है, a माइनस बी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें a माइनस बी निकालनी है। a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे a माइनस बी में, क्योंकि इसका एक डेफिनेशन ये भी है बच्चों, इसका एक डेफिनेशन हमारा ये वाला भी है। चलो इसको, हाँ, इसका एक डेफिनेशन ये भी है कि a सिमेट्रिक डिफरेंस अगर b है तो a माइनस बी निकालो। तो a माइनस बी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ मैं। a माइनस बी का मतलब यही है कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं हो, तो a के वो एलिमेंट जो b में नहीं हो, जो कि 1 और 2 आ जाएगा। तो देखो ये जो पार्ट मैंने लिखा है ना, येलो वाला जो पार्ट है, ये दिख रहा होगा, ये जो येलो वाला पार्ट है ये पूरा a माइनस बी है। देखो a माइनस बी में कौन सा आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, तो आ गया ना। फिर अगला हम बात करते हैं b माइनस ए। b माइनस ए में क्या क्या एलिमेंट है, b के वो एलिमेंट्स लेने जो a के अंदर ना हो। बहुत लॉजिकल चीज़ है, b के वो एलिमेंट्स लेने जो a में ना हो। तो 4 और 5 ही तो है भाई, 4 और 5 है। तो देखो हमने यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है वो b माइनस ए है, वो हमने लिख भी रखा है, ये b माइनस ए। तो उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 4 और 5 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो देखो इन दोनों का यूनियन निकालना है। किसका किसका यूनियन निकालना है, a माइनस बी का और किसका यूनियन निकालना है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इसका यूनियन निकाल लो। तो a माइनस बी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है। b माइनस ए की यूनियन क्या आ रहा है, 4 5 आ रहा है। तो मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस 1 2 4 5। तो आप सिमेट्रिक डिफरेंस चाहे तो इस फार्मूला से निकालो या चाहे तो इस फार्मूला से निकालो, बात एक ही है। आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी समझ लो, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, चलो डिस्कस कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है थोड़ा, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हैज़ सेवरल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है, बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के बराबर भी होता है, ये ध्यान रखना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, जो कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी टू द सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस टू द बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ये होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स की बात करूं तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई अगर मैं करता हूं तो ए ही आता है। सेल्फ इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर ए का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ निकालते हैं तो फाई आता है। ये था हमारे कुछ प्रॉपर्टीज, और भी मैं लिखा देता हूं आपको। 5वां नंबर प्रॉपर्टीज लिख लीजिए।
कि कभी भी ध्यान रखना a माइनस बी जो है ना वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि a जो है ना a माइनस बी हमेशा के लिए जो है सबसेट होगा a का। आप करके देख लीजिएगा, एग्जाम्पल पीछे मैंने कई सारे लिए हैं। या फिर जो b माइनस ए है ना वो सबसेट होगा b का। ये आप करके देख सकते हो, वेरीफाई हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल ले लो, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले लो, वेरीफाई कर लो, यहाँ पर आपका ये काम आ जाएगा। 7th नंबर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि कभी भी अगर a माइनस बी है और उसका इंटरसेक्शन हम करते हैं b माइनस ए से, तो कोई भी एलिमेंट बच्चों नहीं आएगा। कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब इट मीन इट विल बी 5, है ना। चलिए 8वां नंबर प्रॉपर्टी डिस्कशन करते हैं, और वो 8वां नंबर प्रॉपर्टी है a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं करता हूँ तो वो यूनिवर्सल सेट आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 9वां नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो a इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं करता हूँ तो वो 5 आता है, ठीक है, 5 आता है। फिर 10th नंबर जो प्रॉपर्टी आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट में अगर करता हूँ तो a सेट के बराबर आता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काम आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम डिस्कशन करेंगे अब कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। तो बताया था मैंने आपको कि कार्डिनलिटी क्या होती है, इसके बारे में और भी बढ़िया से डिस्कशन करेंगे जब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं जनरल बता रहा हूँ काउंटेबिलिटी क्या होती है। तो कितने जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी सेट में, वो हमारा कार्डिनलिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक सेट ए है तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी। कार्डिनलिटी डिनोट करते हैं हम कैसे, जनरल मॉडुलस के साइन से डिनोट करते हैं। उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3 हो जाएगी इसकी कार्डिनलिटी, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है पावर सेट का मतलब समझते हैं। पावर सेट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास मान के चलो कि कोई एक सेट है, ए सेट है, और उस सेट में 1-2 एलिमेंट्स है, तो अब देखो पावर सेट ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है। अब इससे पहले प्रीवियस में मैंने बता रखा है आपको पावर सेट क्या होता है। पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। क्या है, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। तो ए के जितने भी सबसेट बनेंगे वो हमारा, देखो एक तो हमारा 5, मैंने 5 का बताया था कि 5 जो है हर एक सेट का सबसेट होता है। तो इसका मतलब ए सेट का 5 भी एक सबसेट है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पर्टिकुलर सेट है ना। उसके बाद जो है 1-2 हो सकता है, ठीक है, 2-1 नहीं हो सकता, मतलब 1-2 हो सकता है। बात एक ही है, लिखो तो। अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, कह रहे हैं इसकी कार्डिनलिटी कितनी। कार्डिनलिटी मतलब कितने नंबर सब सेट है, देखो इसमें कितने हैं। इसके कार्डिनलिटी पावर सेट ऑफ ए है तो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 हो रहा है भैया, 4 हो रहा है इसकी कार्डिनलिटी। तो अब कार्डिनलिटी 4 हो रही तो इसका कोई फार्मूला भी है या नहीं है। तो कार्डिनलिटी के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर कोई सेट हमारे पास पावर सेट रिलेटेड टू द कार्डिनलिटी ऑफ द ओरिजिनल सेट गिवन अ सेट ए डिनोट्स द ए कार्डिनलिटी के जो है ए सेट का कार्डिनलिटी ए हो जाएगी। द कार्डिनलिटी ऑफ इट पावर सेट ए कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। क्या, पावर सेट की कार्डिनलिटी जो है टू दी पावर ए हो जाएगा, मतलब जितने भी सेट में एलिमेंट्स होंगे उसकी पावर हो जाएंगे। तो मैं इस एग्जांपल में यहाँ पर तो मैंने आपको लिख के बताया कि पावर सेट ये होता है, इसकी कार्डिनलिटी इस सेट की इतनी है, 4 है। तो क्या वाकई में 4 है इस एग्जांपल के लिए। अगर ये हमारे पास एक एलिमेंट है 1-2, एक सेट है जिसमें एलिमेंट हमारे 1-2 है, तो 2 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 2 4 आ गई ना कार्डिनलिटी। यही तो मैं बता रहा था, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं और इसमें अब डिस्कशन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेट थ्योरी में। और आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूँ तो ये नोट डाउन जरूर कर लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी डिनोटेड ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर द फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेट ए एंड द सेकेंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम द सेट बी। ठीक है, एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हो गया थ्योरी। अगर एक ए सेट है हमारे पास, मान के चलिए 1-2 है, और एक बी सेट है जो कि 3-4 है, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है क्या होगा। ए क्रॉस बी जो है इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी 1 का 3 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशंस जब मैं पढ़ाऊंगा ना, फंक्शंस रिलेशंस तो वैसे वही है, उसमें फंक्शन में आ जाता है वो सारी चीज़ें, तो बताऊंगा उस टाइम भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो 1 का 4 के साथ भी हो सकता है, ये रिलेशन डिनोट करता है। रिलेशन आप लोगों ने अगर क्लास 12 में पढ़ा है तो वो पता होगा, वैसे इसका उतना है नहीं इंपॉर्टेंस, इसमें मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। बाकी फंक्शंस डिस्कस कर दूंगा मैं,
1 का 3 के साथ भी हो सकता है, 1 का 4 के साथ, ऐसे 2 का 3 के साथ भी हो सकता है और 2 का 4 के साथ भी रिलेशन हो सकता है। तो ये उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो देखो यहाँ एग्जांपल भी इन्होंने जनरल एग्जांपल लिया था कि फॉर्मली अगर ए है हमारे पास एक सेट ये है, बी हमारे पास अगर एक सेट ये है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी, ए का सबसे पहले b1 के साथ, a1 का फिर b2 के साथ, फिर a1 का bn के साथ। देख लो भैया a1 b1, ठीक है, a1 b2, ऐसे ही a1 bn कॉमा, फिर a2 का b1 के साथ, फिर a2 का b2 के साथ, ठीक है, ऐसे ही an का b2 के साथ। इस प्रकार से जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग अलग बन सकता है। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल थे, जो कि ये तो जनरल एग्जाम्पल था, मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को लेकर के बताया। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक जो है आपको आई थिंक क्लियर हो गया है ना। तो इसमें जो है आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम आगे के जो टॉपिक्स है वो हम कल डिस्कशन करेंगे, कल के लेक्चर में। और वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। इवन प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह डिस्कशन करेंगे, जब हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें मिलने लग जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ में प्रेस ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो सही लगता है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि कोई और भी फ्रेंड्स लोग हैं CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ज़रूर जानी चाहिए वीडियो, ठीक है, बहुत काम का वीडियो है। और एक सजेशंस है कि अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना है ना, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट आनी चाहिए। अगर जनरल एप्टीट्यूड के आपको लेक्चर्स चाहिए तो तभी मैं बनाऊंगा, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी मैं बनाऊंगा, क्योंकि अगर आपको नीड नहीं है तो मैं खाली में इसके पीछे टाइम ख़राब नहीं करूँगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों से मुझे कमेंट में चाहिए इसका फीडबैक, तो वो मुझे आप लोग ज़रूर बताएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।